गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर क्या है सर, एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है सर कि एकदम सारे सिलेबस को चीर देंगे, फाड़ देंगे सर, और तभी तो रिजल्ट का होगा धुआं धुआं। ठीक है ना सर। देखिए, सबसे पहली बात है ना कि आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, छैया चक छैया छैया नारे भवना। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ना सर, साइंस में टॉप 110, साइंस में टॉप 110 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये हमारा 7वां क्लास है। कैमा क्लास है सर? 7वां क्लास है। और आज हम लोग क्वेश्चंस नंबर 33 से क्या करेंगे, शुरू करेंगे सर। यानी पिछले 6 क्लास में हम टोटल 32 सवाल को हमने कर दिया था धुआं धुआं। और जब आप 32 क्वेश्चंस को कर लिए होंगे ना, तो आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा हुआ होगा सर, एनर्जी पैदा हुआ होगा, वही रिजल्ट देता है। ठीक है, तो चलिए सर आज की क्लास को करता हूं शुरू। और जो पिछले 6 क्लास नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वहां से जाइए और सारे क्लास को कर दो धुआं धुआं। तभी तो पिछले साल की तरह इस बार भी रिजल्ट का होगा धुआं धुआं। चलिए सर आइए, कहता है ना सर 1 नंबर सवाल, आज की क्लास का पहला सवाल कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित करें और उदाहरण देकर समझाइए। पता है क्या बोला है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है और वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, दोनों को परिभाषित करना है और साथ ही उदाहरण दे के बताना है। तो हम लोग डर जाएंगे ना रे बाबा ना, हम लोग लड़ने वाले में से हैं, डरने वाले में से नहीं। तभी तो कहोगे कि जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं। आ जाओ, सवाल बोला है ना सर कि देखो, सबसे पहले आपको संयोजन अभिक्रिया को बताना होगा, इसके बाद आपको वियोजन अभिक्रिया को बताना होगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि देखो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है और वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होता है जब दो पदार्थ टूटकर, सब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। फिर से मेरे बात को सुन लो, अरे मेरा बात के सुन के यहां से कैच कर लो सर। हाँ, मैंने बोला है कि जब दो पदार्थ मिलता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। तो संयोजन क्या होता है सर कि जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं। अगर बात करेगा सर ये वियोजन अभिक्रिया का, तब जब एक पदार्थ मिलकर, जब एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा और इसमें एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण करेगा, उसी को क्या कहेंगे, वियोजन कहेंगे। तो चलिए सर आइए हम लोग परिभाषा को देखते हैं। कहता है ना सर, पहले संयोजन को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, कहता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इतना सटीक परिभाषा कहीं मिलेगा रे बाबा? ना 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 मिली सर, सटीक परिभाषा भी ना। 482 से प्लस अब की बार टारगेट है सर, बस मेरा एक को सपना है, क्योंकि रिजल्ट भी यहीं से होता है और सिलेक्शन भी यहीं से होता है और क्वेश्चन भी यहीं से लड़ता है। आ जाइए सर, मैंने आपको क्या बोला है कि जब दो या, मेरे साथ बोलना, जो ना बोलेगा ना अगर शादी ना हुई, बोलो मेरे साथ। मैंने बोला है सर कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग मतलब मिल, संयोग मतलब मिल, संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने क्या बोला है सर कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग मतलब मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो मैंने ठेठ भाषा में कैसे बताया हूं याद करने का, क्योंकि मैथ और साइंस रटने का चीज ना है रे बाबा, इसको दिल में प्यार करने का चीज है। मैंने आपको बोला है सर कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, उसी को क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं। इसको हमने साइंस के भाषा में लिखा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण आना, ये सी बोले तो कार्बन, क्या है सर, ये सी बोले तो क्या, कार्बन। जब ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा, सी बोले तो कार्बन, यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2।
ये कार्बन, सी बोले तो कार्बन और O2 बोले तो ऑक्सीजन। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए आइएगा सर। अब इसी में फिर हमसे पूछा क्या, वियोजन अभिक्रिया को भी बताइए। कहता है ना कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाओ सर, चेहरा रे कुछ और दिखेगा, जब फेल हो गए ना बोर्ड एग्जाम में तो वो छोड़ के भाग जाएगी। देखो इधर मैंने बोला सर अब वियोजन को करना है। कहता है सर जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं सर। मैंने तो आपको पहले ही बोला है, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा उसी को क्या कहेंगे, वियोजन कहेंगे। वियोजन का मतलब एक से अधिक, टूट करके बदल जाना। ठीक है, तो वियोजन कब होगा, जब एक पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा तभी उसे हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन कहेंगे। अच्छा फिर से एक बार मेरे साथ बोलोगे। अच्छा आज मेरा लुक को देख करके तू लोग चौंक रहा है रे। देखो पहली बात तो है सर, ऐसा मत समझना बाल इसलिए मैंने मुड़ाया कि सर थोड़ी सी मेरा बाल जो था ना वो खुजली टाइप हो रहा था, क्योंकि सर लगभग 4-5-7 साल से मैंने बाल मुड़ा नहीं रहा था। ठीक है, 3-4 साल से बाल मैंने नहीं मुड़ाया था, 3-4 साल नहीं मतलब 2-3 साल से बाल नहीं मुड़ाया था। तो होता क्या था ना कि मतलब खुजलाहट टाइप होता था, तो खुजलाहट होता था इसको हम कलकलाते थे, और कलकलाते थे तो सर अंदर उपक जाता था, मतलब दाने दाने टाइप हो जा रहा था। ठीक है, तो इसी को लेकर के मैंने सोचा कि चलो ठंडे में पता भी नहीं चलेगा, टोपी लगा लेंगे ठंडे वाला, 1 महीना के अंदर में बाल भी उग जाएगा, पता भी नहीं लोगों को चलेगा कि मैंने बाल भी मुड़ाया। ठीक है, यो मेरा आइडिया तो सबके बेस्ट आइडिया यार। देखो मैंने बोला है सर कि जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे CaCO3, ये CaCO3 जब उष्मा के रिस्पेक्ट में जाएगा तो वह बनाएगा CaO। क्या बनाएगा, CaO, यानी क्या, CaO बोलो तो कैल्शियम है। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस क्या, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सर। आइए हम लोग सवाल नंबर अगला की तरफ देखते हैं। अगला सवाल कहता है ना कि तेरी बिना, सॉरी मैंने क्या क्या गा दिया सर। देखो अब दूसरी बातें है ना सर कि पहले सबसे पहले बता देना ये क्लास कैसा लगा। गुरुजी मतलब जैसा लगा सर एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, और जो भी लोग चैनल पे नए हैं सर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों के पास शेयर कर देना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कि रिजल्ट फिर से अब की बार यहीं से होगा सर। और सारे क्वेश्चन से अगर पिछले साल की तरह 110% नहीं लड़ा ना सर, आप इतना 7 क्लास कर लिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि हकीकत में लड़ने वाला है। ठीक है, तो आप लोग सारे क्लासेस को धुआं धुआं करते रहिए, रिजल्ट ऑटोमेटिकली धुआं धुआं होगा सर। उसमें आपको धुआं करने की जरूरत नहीं सर, वो आग की तरह लहकेगा। ठीक है, चलिए सर। अच्छा एक बात और है कि जो लोग ये वीडियो को दोबारा देख करके ये सब सारा क्वेश्चंस लिख लेना है। ठीक है, और जो लोग नहीं लिखते हैं तो उनके लिए एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, जहां पे आपको VBI क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का PDF मिलता है। ठीक है, जो मैथ का मिलेगा, साइंस का मिलेगा, हिंदी का मिलेगा, सोशल साइंस का भी मिलेगा। किसका मिलेगा, सोशल साइंस का भी मिलेगा। हाँ, और साथ ही नीचे में कुछ और भी मिलेगा, उसको बोलेंगे नहीं वरना तो हमारा जेल भेज देगा। हाँ सर, तो उसका जो प्राइज है ना, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का एक प्राइज है सर, जिसका फी है मात्र 99 रुपया। ठीक है, वो कहां करना है, तो आपको ये 72 वाले नंबर जो है ना, इसी नंबर पे आपको 99 रुपये पेमेंट कर देना है। ऑनलाइन पे, फोन, पेटीएम कुछ भी कर देना है, और पेमेंट करके वही व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना है प्राइवेट में। ठीक है, आपको मिनट भर में प्राइवेट व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, और पिछले जो भी PDF भेजा गया होगा वो सारे PDF आपके पास भेज दिया जाएगा। ठीक है सर, तो आप यहां से एकदम निश्चित रूप से नीचे वाला काम हो जाएगा पक्का। ठीक है, बाकी सब काम तो होगा ही होगा। और इस नंबर पे कॉल करना अलाउ नहीं है सर, आप उस नंबर पे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरा रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, आइए सर। कहता है ना, कहता है जीवाश्म ईंधन क्या है, अले बब्बा। कहता है जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखे। कहता है जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखे। तब कहता है ना सर कि ऐसे ईंधन, देखो सर जीवाश्म ईंधन आखिर में क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं। पेड़ पौधे जीव जंतु, मेरे साथ ताली बजा के बोलो, पेड़ पौधे जीव जंतु कई सौ साल पहले
जो जमीन के अंदर गड़ा गया है सर, जो जमीन के अंदर सड़ पच के गड़ा गया है सर, ठीक है ना। जैसे पेड़ गिर गया, पेड़ गिर करके कहाँ चल जाता है, जमीन में चल जाता है रे भाई। तो पेड़ पौधे जीव जंतु जो जमीन के अंदर गड़ा गया है सर, वही सब कई सौ वर्षों के बाद वो कोयला बन जाता है, पेट्रोलियम बन जाता है, प्राकृतिक गैस बन जाता है सर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन कब बनता है, किससे बनता है सर, तो पेड़ पौधे जीव जंतु को सड़ने गलने पचने से 100 साल, कई 100 साल बाद वो कोयला बन जाता है, पेट्रोल बन जाता है, जीवाश्म, यही सब का क्या है, जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो भाई, मेरा परिभाषा औरों के परिभाषा से नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है सर कि लिखो वैसा कि मास्टरवा के खोपड़िए में जाए जैसा। हाँ, अब मास्टर देखो भाई, मास्टर का एज हो गया 50 साल, ठीक है, और तुमको वो कॉपी चेक करेगा तो तुम परिभाषा नहीं है ना, बुकवा वाला रटले रहेगा सर, तो उसका कॉन्सेप्टवा में जाना चाहिए कि नहीं ये सही बता रहा है। हाँ, तो ऐसा परिभाषा लिखो सर। कहता है ना सर, ऐसा ईंधन जिनकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व, मतलब कई 100 साल पूर्व, मतलब करोड़ों वर्ष पूर्व, मतलब पहले जीव जंतु एवं वनस्पति के उच्च दाब और ताप से पृथ्वी के अंदर दबने से हुई है। यानी कहने का सेंस है सर कि कई 100 वर्ष पहले पेड़ पौधे जीव जंतु ये सबको जमीन के अंदर जब गड़ा गया, मतलब जमीन के अंदर गड़ देने से उसकी ताप दाब पृथ्वी के अंदर दबने से किसकी, उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं सर। यानी कहने का सेंस है कि ऐसे ईंधन, मेरे साथ बोलोगे, नहीं बोलोगे शादी करोगे, अलग करेगे ना। देखो सर, यहाँ बोलोगे तभी वहाँ जाके शादी होगा सर। हाँ, मैंने वहाँ माला डालोगे, यहाँ बोलो वहाँ शादी में जाके जयमाला में माला डालो। अरे भाई, बोलोगे तो रिजल्ट होगा, और रिजल्ट होगा तभी न सुथर आएगी, मैंने स्मार्ट गर्ल्स आएगी सर। ने तो तुम्हारे पास कौन आएगा सर। आज की डेट में पैसा दिखता है, पैसा कहाँ से आता है सर, यहाँ से आता है, उसमें पैसा फरता नहीं है सर। ये ऐसा चीज़ है जो आपको इतना बड़ा अमीर बना देगा इंसान कि फिर बोल नहीं पाइएगा, ठीक है। आइए, तो कहता है सर ऐसा ईंधन, मेरे साथ बोलिएगा, समझ में 110% आएगा सर। कहता है ऐसा ईंधन जिनकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व, ऐसा ईंधन जिनकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व, मतलब कई 100 साल पहले जीव जंतु एवं वनस्पति के उच्च दाब और बोलो 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 ताप से पृथ्वी के अंदर दबने से हुई है। मतलब कई 100 साल पहले जीव जंतु एवं वनस्पति के उच्च दाब और ताप से पृथ्वी के अंदर दबने से हुई है। उसे क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ठीक है। अब उदाहरण में, जैसे उदाहरण में क्या, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब सारा क्या है, जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल है। तो जीवाश्म ईंधन देखो अपने मन में दिल में कैसे याद रखना है, तो याद रखने का सिंपल तरीका है, पेड़ पौधे जीव जंतु कई 100 साल पहले सड़ा गड़ा जमीन के अंदर गड़ा। हाँ, पेड़ पौधे जीव जंतु सड़ा पचा कई 100 साल पहले जमीन के अंदर गड़ा, वही बना कोयला, वही बना पेट्रोलियम, वही बना प्राकृतिक गैस। कहानी खत्म। इसके आगे कुछ सोचना नहीं है सर, क्योंकि इसके आगे आपके एग्जाम में पूछता नहीं है सर। जितना पूछता है उतना संदीप कुमार आपके खोपड़िए में डाल दिया है, तो ठीक है ना सर। तो एक बार शिद्दत से आना है, प्यार से आना है, मोहब्बत से आना है मेरे यारों, और उनके पास भी शेयर कर देना है मेरे यारों। उनके मतलब समझ लू गया, हाँ तो सब समझ गया होगा उनके मतलब, आ जाना। कहता है सर कि ऐसा ईंधन जिनकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व जीव जंतु एवं वनस्पति के उच्च दाब और ताप से पृथ्वी के अंदर दबने से हुई है, उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। उदाहरण में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है सर। कहता है ना सर कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, आ जाओ बाबा आ जाओ रे। कहता है ना सर, एगो बड़ा सटीक सवाल है, ठीक है। कहता है सर ये देखो, एगो पक्का रहेगा नोमरिकल एगो चाहे लेंस से रहे, चाहे दर्पण से रहे, चाहे विद्युत धारा से रहे, लेकिन एगो नोमरिकल तो पक्का रहेगा सर, ठीक है। आइएगा, कहता है ना सर 35 नंबर कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के गोलीय दर्पण के सामने, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के गोलीय दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 3 गुना प्रतिबिंब बने। देखो सर, हमें सवाल क्या बोला है, एक्चुअली में हमें सवाल क्या बोला, यहां से देखना। कहता है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के,
गोलीय दर्पण के सामने, गोलीय दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां रखा जाए कि उसका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाए। देखो सर, गोलीय दर्पण के सामने इसका मतलब वो अवतल दर्पण है, यहां से पकड़ना। गोलीय दर्पण के सामने इसका मतलब वो कौन दर्पण है, वो अवतल दर्पण है, ठीक है। वो बोला गोलीय दर्पण के सामने, इसका मतलब वो कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो हमें बोला है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के गोलीय दर्पण के सामने, यहां से देखो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के गोलीय दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां रखा जाए कि उसका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो सवाल को यहां से समझना, देखो सवाल को यहां से समझना है। सबसे पहले फोकस कितना दिया हुआ है, तो फोकस दिया हुआ कितना 15 सेंटीमीटर, जिसका अब बोला दर्पण के सामने, तो दर्पण के सामने अवतल दर्पण होता है। क्या होता है सर, अवतल दर्पण होता है। इसका मतलब है इसका फोकस कितना दिया हुआ, तो फोकस दिया हुआ -15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये उत्तल दर्पण नहीं है, ये अवतल दर्पण है, क्योंकि बोला है गोलीय दर्पण के सामने। अब बोलेगा गोलीय के सामने, मारेंगे अवतल में होगा फोकस पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। आ जाना। फिर सवाल क्या बोला है, अब सवाल बोला कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के गोलीय दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां रखा जाए कि 3 गुना प्रतिबिंब बने, 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। अच्छा 3 गुना प्रतिबिंब बने, रहने दो। यानी 3 गुना बोला ना सर, इसका मतलब आवर्धन जो है, आवर्धन वो कितना है सर, वो 3 गुना है। आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन जो है वो कितना है, 3 गुना है। इसका मतलब वो आवर्धन जो है वो 3 गुना है। 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने, इसका मतलब आवर्धन कितना है, 3 गुना। तो आवर्धन माइनस लेना, आवर्धन क्या लेना, माइनस लेना, ठीक है। आवर्धन क्या लेना, माइनस लेना, आवर्धन क्या लेना, माइनस लेना, ठीक है। आवर्धन क्या लेना, माइनस लेना। यानी अब इसको ले लो m बराबर -3, ठीक है। अच्छा m बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। आ जाना -3, माइनस से माइनस गला खोपचा में, यानी v/u बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ये u यहाँ पे बट्टा में नहीं, उधर जाएगा गुना में, यानी v बराबर कितना आ गया, 3u आ गया। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रतिबिंब हो गया, ये फोकस हो गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है वस्तु को कहां रखा जाए, मतलब वस्तु दूरी हमसे पूछा है, ठीक है। तो वस्तु दूरी देखो क्या हो जाएगा, यानी हमसे किसका मान पूछा है, हमसे पूछा है u का मान, u बराबर हमसे किसका मान पूछा है सर, हमसे पूछा है u का मान, हमसे u का मान पूछा है, u बराबर वाट। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं सर कि दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b + 1/u, यही होता है 1/f। f कितना है सर, ये -15 आ जाना, बराबर 1/v। v कितना है सर जी, तो v बराबर 3u, v बराबर 3u। देखो यहाँ से v का मान 3u, अब प्लस कितना है 1/u। ये दोनों में एलसीएम कर लो तो हो जाएगा -1/15 बराबर, ये दोनों में एलसीएम कर लो 3u। जैसे 3u को एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे 3u, यहाँ पे 3u, यानी दोनों को इसको इससे भाग देंगे तो 1 आएगा, इस 1 को ऊपर वाले के साथ गुना करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। आ जाना, ये -1/15 है बराबर, यहाँ पे कितना है 4/3u है। अब देखो 4/3u है, यहीं से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, तो आप देखो यहाँ हो जाएगा 3u × 1 तो हो जाएगा कितना 3u। अच्छा ये 15 × 4 तो हो जाएगा कितना -15 चौका 60, यानी 15 × 4, अरे ये माइनस को इन्हें भेज दो ना, आ जाना। तो ये हो जाएगा कितना 3u बराबर कितना 15 चौका 60, यानी कितना ये 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी आना सर, आ जाना। अब इसको क्या करेंगे सर, ये आपका u बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 60/3 हो जाएगा, यानी 60/3 बोले तो कितना 20, यानी कहने का सेंस है सर, यहाँ माइनस लगा दो, कहने का सेंस है कि u बराबर कितना आ गया -20 सेंटीमीटर। यानी जब हम लोग वस्तु को -20 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे तो 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। सवाल समझ गया कि नहीं समझा। हमें फोकस दिया हुआ है कितना 15, मैंने लिख दिया। बोला गोलीय दर्पण के सामने, तो गोलीय दर्पण के सामने हमेशा फोकस निगेटिव होता है, यहां से पकड़ना है सर। गोलीय दर्पण के सामने हमेशा फोकस क्या होता है, निगेटिव होता है, वो यहां से पकड़ना है, ठीक है सर। बाकी प्यार कहां से करना वो तुमको पता है। फिर बोला 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, उसमें आवर्धित छूटा हुआ था, ठीक है, बोला आवर्धित इसमें छूटा हुआ था, लेकिन है आवर्धित प्रतिबिंब होता है, ठीक है।
बोला 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, इसका मतलब m बराबर -3, क्योंकि दर्पण में जो होता है सर वो मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है, यानी m बराबर -v/u होता है, इसलिए इसको -3 लेना है। अच्छा v का m वाला फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन बराबर आवर्धन बराबर -v/u, माइनस से माइनस गला खोपचा में ये v/u। अच्छा ये u क्या चीज में, बट्टा में, उन्हें जाएगा गुना में, यानी v बराबर 3u, यानी u का मान हमको बताना है, वस्तु दूरी हमसे पूछा था, v का मान पता हो गया, यहाँ पे रख देंगे v का मान, आंसर आ जाएगा u बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। चलिए आइएगा, यही दिया हुआ देखिए है ना। चलिए अगला सवाल कहता है ना सर कि धमनी और सीरा में 2-2 अंतर लिखे। इस सवाल तो एग्जाम में फसल है रे बाबा, कि तेरे जैसे मेरे को ना मिले तो क्या हो मेरे, देखो ना तो देखो रे। देखो सर कहता है धमनी और सीरा में 2-2 अंतर लिखे, किसमें धमनी सीरा। अच्छा सर ये धमनी और सीरा में 2-2 अंतर लिखना है, क्या 4-4 अंतर लिख देंगे तो दिक्कत है? हाँ सर, जहां पे आपके पापा का नाम पूछे और वहां पे तुम बता दोगे अपने बड़का भाई का नाम, तब तो दिक्कत होगा ना रे भाई, शादियों नहीं होगा। हाँ अगर लड़की के पिताजी आए तुमको देखने के लिए और नाम पूछे तुम्हारा और तुम बता दिया अपने पापा जी का नाम, तो तुम्हारा शादी होगा रे, अगर लड़का भारी पागल है। हाँ तो यही बात है सर, यहाँ पे पूछा है 2-2 अंतर और तू लिख देगा 4-4 अंतर, तो मास्टरों थोड़ा समझेगा ना कॉपी चेक करने वाला कि ये करो गेल है वो खोपड़ी। देखो सर जो मैं होता हूँ जेन्युइन बोलता हूँ सर, क्योंकि मेरा को हमें हमेशा लगता है, हमेशा से ये लगता है सर कि जो भी बात बोलो तो दिल खोल के बोलो और सामने बोलो, क्योंकि सर शेर का बच्चा हमेशा सामने में दहाड़ करता है सर, शिकार करता है, पीछे नहीं सर। हाँ तो जिसको भी बोलना है, कुछ भी बोलना है तो तुम दिल खोल के बोलो, सामने बोलो। हाँ सर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो बेकार की कामों में अपना जिंदगी बर्बाद कर लीजिए या फिर सही की कामों में करके अपना जिंदगी बना लीजिए सर, ये आपके पास 2 ऑप्शन है। बाकी आपको सोचना है कि बेकार के टाइम में, फालतू के टाइम में हमको जिंदगी बर्बाद करना है या फिर सही टाइम में इस्तेमाल करके हमको जिंदगी बनाना है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। क्योंकि आपके घर में आपकी मम्मी पापा है, उनकी सपना को भी करना है पूरा सर, क्योंकि आपकी मम्मी पापा आप ही को सपना को देख करके उनको नींद नहीं आता है सर। हाँ तो उनकी सपना को भी पूरा करना है, क्योंकि हर माँ बाप का एक ही वो सपना होता है सर कि मेरा बेटा अच्छा कर जाए, और आपके ऊपर भरोसा है सर। शिद्दत से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो ना सर, फिर अब की बार एक अलग परचम लहराएंगे, बट सपोर्ट प्यार भाई का आ जाइए सर। कहता है ना सर कि धमनी और सीरा में 2-2 अंतर लिखे। कहता है धमनी और सीरा में निम्नलिखित अंतर है। कितना अंतर है? बहुत सारे अंतर है, लेकिन एक साइड लिखना है धमनी, एक साइड लिखना है सीरा, और जो होगा धमनी, तो धमनी कोई गांव भी है, ठीक है, आ जाना। कहता है सर 1 नंबर में धमनी की तरफ कहता है धमनियों में रुधिर हृदय से अंगों की ओर बढ़ता है। धमनियों में रुधिर जो है सर वो हृदय से अंगों की ओर बहता है, ठीक है, अंगों की ओर बहता है। तो धमनियों में रुधिर जो है वो हृदय से अंगों की ओर बहता है। रुधिर जो है सर वो धमनी में हृदय से अंगों की ओर बढ़ता है। तो धमनियों में रुधिर हृदय से अंगों की ओर बढ़ता है। धमनियों में रुधिर हृदय से अंगों की ओर बढ़ता है सर। तो ये जो धमनी है ना, तो धमनी में जो रुधिर एक पार्ट है, ठीक है, तो रुधिर जो है ना वो हृदय से अंग की ओर बढ़ता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। और शिरा में यानी शिराओं में रुधिर जो है सर वो अंगों से हृदय की ओर बढ़ता है, मैंने जस्ट उल्टा काम करता है, ठीक है। यहां पे रुधिर जो है वो हृदय से अंग की ओर जाता है, लेकिन यहां पे अंग से हृदय की ओर जाता है। तो मैं बोलूंगा सर कि धमनी में, किसमें? धमनी में। ये धमनी में रुधिर कहां जाता है? तो हृदय से अंग, लेकिन यही रुधिर शिरा में कहां जाता है? तो अंग से हृदय, ठीक है। तो यहां पे धमनियों में रुधिर हृदय से अंग की ओर जाता है, लेकिन शिरा में रुधिर अंग से हृदय की ओर जाता है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूं सर, शिद्दत से पूछता हूं, प्यार से पूछता हूं, मोहब्बत से पूछता हूं, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। पता है, पढ़ लो अच्छा से ना, तो पता है उनका आंख में किसी औरों का चेहरा दिखना चालू हो जाएगा और तुम्हारा आंख में दिखते रह जाएगा उसका चेहरा। हाँ भाई पढ़ लो, क्योंकि दुनिया जो है ना ये देखता है, समझ गया ना।
हाँ, बस बस तुम समझ गया होगा आगे, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है सर। कहता है ना सर कि धमनियों में रुधिर हृदय से अंगों की ओर बढ़ता है, ठीक है, बहता है, और इसमें रुधिर जो है सर वो अंग से हृदय की ओर बहता है। इसमें किधर बहता है? तो रुधिर हृदय से अंग की ओर बहता है, इसमें अंग से हृदय की ओर बहता है, ठीक है। आइएगा दूसरा में, कहता है इनकी भित्तियां अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती है। इनकी, किनकी? इनकी बोले तो किनकी? धमनी की, यानी धमनी की भित्तियां अत्यधिक मोटी और लचीली होती है, ठीक है। इसकी भातियां नहीं, भित्तियां है, ठीक है। इनकी भित्तियां जो होती है सर वो अत्यधिक मोटी और लचीली होती है, लेकिन सिरा की जो भित्तियां होती है वो पतली व कम लचीली होती है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, पतली व कम लचीली होती है, ठीक है। तो धमनी में जो होता है सर वो भित्तियां अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती है, लेकिन इनकी भित्तियां पतली एवं कम लचीली होती है। मैंने क्या बोला? मैंने पहला बोला सर कि धमनी में जो रुधिर होता है वो हृदय से अंग की ओर बहता है, लेकिन सिरा में जो रुधिर होता है वो अंग से हृदय की ओर बहता है। मेरे साथ बोलना होगा, रुधिर धमनी में किधर बहता है? अरे बोलना ना तो शादी हो ना। किधर जाता है सर? हृदय से अंग की ओर जाता है, लेकिन सिरा में रुधिर कहाँ जाता है? तो अंग से हृदय की ओर बहता है, ठीक है। फिर मैंने बोला है कि इनकी भित्तियां अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती है। धमनी की भित्तियां जो होती है सर वो अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती है, लेकिन सिरा की जो भित्तियां होती है वो पतली एवं कम लचीली होती है, ठीक है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। चलिए सर, आइए सवाल नंबर हम लोग आते हैं 37 की तरफ। कहता है ना सर 37 नंबर कहता है विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषित की मात्रा को परिभाषित कीजिए। मात्रा को परिभाषित कीजिए। आप देखो सर, कहा है ना सवाल, थोड़ी सी बड़ा मजेदार सवाल बोला। सवाल पता है क्या बोला है? कि विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए, यानी सबसे पहले ये विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित करना है। विद्युत धारा को परिभाषित नहीं करना है, विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित करना है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है सर? एम्पेयर होता है। क्या होता है? एम्पेयर होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, 1 एम्पेयर बराबर होता है 1 एम्पेयर बराबर होता है 1 कूलम्ब बट्टा 1 सेकेंड, ठीक है। 1 कूलम्ब बट्टा 1 सेकेंड, यानी हम लोग परिभाषा में बोल सकते हैं कि 1 एम्पेयर बराबर होता है 1 कूलम्ब बट्टा 1 सेकेंड। बस ये इसका परिभाषा हो गया, ठीक है। बट इसको लिखना है साइंस की भाषा में। कहता है सर कि विद्युत धारा का ऐसा है मात्रक एम्पियर है। एम्पियर बोले तो ए, ठीक है ना। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। अब इस एम्पियर को परिभाषित करना है, ना कि विद्युत धारा को परिभाषित करना है, क्योंकि सवाल साफ शब्दों में बोल दिया है कि विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए, ना कि विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। बरतुहार आया हम पे, ना कि शादी हो जाएगा बड़का भाई के। वो भले कितना स्मार्ट है, लेकिन करना तो हमरे नहीं पहले। हाँ, यही बात है सर। तो कहता है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। कहता है जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। सवाल समझा? नहीं समझा? कहता है सर कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बट्टा 1 सेकेंड, यानी कहता है सर कि जब किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होती है, जब किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होती है तो वो कहलाता है 1। तो उस चालक से प्रवाहित धारा कितना कहलाती है? 1 एम्पियर कहलाती है, ठीक है। मैंने क्या बोला है कि जब किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होती है, जब किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होती है तो उस चालक में विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाता है। तो एक बार मेरे साथ बोलना है। मैंने क्या बोला सर? मैंने बोला कि जब किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होती है तो उस विद्युत धारा में 1 एम्पियर करंट उस चालक से प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है।
आना। कहता है सर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। कहता है जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो उस चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। यानी 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। ये पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। चलिए सर, आइए हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर कहता है 38। क्या कहता है सर? 38 नंबर कहता है ना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, बाकी और कुछ नहीं किया हूँ, सुना बाबा सुना रे न तो ना पढ़बे। हाँ देखो सर, मेरे कुछ कुछ बातें जो होता है ना सर अनकंट्रोल वाला होता है, ठीक है, तो उस बात पे गौर मत करना। मेरे पॉजिटिव बात और निगेटिव बात दोनों होता है, ठीक है। क्योंकि सर देखो, मैं आपको सिर्फ अगर पढ़ाते रहूँगा तो आप नहीं पढ़ पाइएगा मेरे से, ठीक है, और ना तो हम पढ़ा पाएंगे सर। क्योंकि बच्चे का जो दिमाग होता है ना सर निगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा होता है, पॉजिटिव पे कम होता है। हाँ, आज के डेट का, आज के जनरेशन का जो सोच है ना सर, वो निगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाता है और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ कम जाता है सर। और मार्केट में 100% में से 80% लोग निगेटिव चीज़ पे ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और पॉजिटिव चीज़ पे कम होते हैं। इसका मतलब ये है सर कि पॉजिटिव चीज़ों पे आकर्षण ही होना है सर, तभी आप इस चीज़ को अचीवर कर पाइएगा सर, ठीक है। तो हमें सही चीज़ को चुनना है और सही चीज़ को हर कोई नहीं चुन पाता है सर। सही चीज़ को चुनने के लिए सही टाइम देना पड़ता है सर और सही परख देनी पड़ती है सर। तो आप सही चीज़ को चुन रहे हैं ना, इसका मतलब आप अपने आप को परीक्षा कर लिए सर। निगेटिव चीज़ को तो कोई सुन लेता है, देखो यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा डांस लगा दो और यहाँ पर एगो टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाई छोड़ के वहाँ भीड़ रहेगा ज़्यादा। क्यों? ये निगेटिव चीज़ है ना सर। तो इसलिए सर अभी के जो डेट है सर निगेटिव पे ज़्यादा जाता है, तो इसलिए सर हमको पॉजिटिव को चुनना है। क्योंकि ये 100% में से 100% को सफलता नहीं मिल पाएगा, इसमें से 20% को सफलता मिल पाएगा। तो बस 20% में से आप बनिए, ठीक है सर, तभी आपकी सफलता मिल पाएगी, ठीक है। आना। कहता सर किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है सर वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है? आ जाना। तो कहता है किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध जो है सर वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। हमसे ये पूछा है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, यानी अर्थात आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। पहला क्या है सर कि जो कहता है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है ना सर वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। लेकिन पहला बात ये 2 नंबरिया में आएगा, ठीक है। 2 नंबरिया में आएगा तो 2 ही पॉइंट लिखेंगे चाहे 3 पॉइंट लिखेंगे, लेकिन 4 पॉइंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। कहता है चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, अर्थात आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आ जाना। दूसरा कहता है चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, अर्थात आर बराबर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बाई 1/a। ए बोले तो एरिया, ठीक है, ए बोले तो क्षेत्रफल यानी एरिया। तो दूसरा क्या है सर? चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। तीसरा क्या है? चालक के प्रतिरोधकता पे निर्भर करता है, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रतिरोधकता, ठीक है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रतिरोधकता, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी पढ़ेंगे, इसको नहीं, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत सर? यहां तक में कोई दिक्कत? मैंने क्या बोला है सर? मैंने बोला है किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई पे अर्थात आर बराबर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल अर्थात आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। दूसरा, चालक के प्रतिरोधकता पे करता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ इसको पी मत पढ़ना। अब देखिए सर आपको टोटल 38 क्वेश्चंस मैंने कर दिया सर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का ये डिमांड है सर कि थोड़ी सी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाइए। देखो भाई, तुमको लग रहा होगा ना सर मैं आप सभी का सफलता के लिए नोट्स के कितना तैयार कर रहा हूँ सर, इतना इतना पेज डेली मैं लिख रहा हूँ सर। एप्लीकेशन पे क्लास चलता है उस पर लिख रहा हूँ सर। तो सारे चीज़ को देखना पड़ता है भाई। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको दिसंबर लास्ट होते होते सारे सिलेबस आपके हाथ में दे दूंगा। फिर महामैराथन क्लास लाएंगे 4-4 घंटा का सर। क्योंकि सर देखो मेरा दायित्व, हम बस एक ही चीज़ जानते हैं सर,
आपको बेहतरीन पढ़ाएंगे सर, बेहतरीन कंटेंट देंगे, तभी आप मेरे पास रहिएगा। हम कोई हेमा मालिनी नहीं सर कि तो हमारी शक्ल देखने के लिए आएगा। तू पढ़ाई करने के लिए आएगा भाई, और तुम पढ़ाई करके जाओगे, और पढ़ाई करके जाओगे और शिद्दत से रिजल्ट करके जाओगे, तभी तुम दोबारा बच्चा मेरे पास भेजोगे, वरना नहीं भेजोगे सर। ठीक है, तो प्यार से सर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर कि ये क्लास कैसा लगा, दिल से कर देना सर, प्यार से कर देना, मोहब्बत से कर देना सर, और एक बार सब्सक्राइब वाला बटन ठोक देना। ठीक है सर, ऐसा मत ठोकना कि मोबाइल ठोका जाए। ठीक है सर, थैंक यू सर, लव यू। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।